तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस टेक का क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में हम लोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले जो टॉपिक है इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले क्लास में अंतरिक्ष तकनीकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोगों को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और साथ ही साथ उपग्रहों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु अनुप्रयोग पढ़ना था। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट किए थे कि आपका जो अंतरिक्ष होता है यानी कि स्पेस, वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग देखें कि अंतरिक्ष के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका जियो स्पेस, दूसरा आपका इंटर प्लेनेटरी स्पेस, तीसरा है आपका इंटर सोलर स्पेस, चौथा आपका इंटर गैलेक्टिकल स्पेस है और पांचवा आउटर स्पेस है। उसके बाद हम लोग देखें कि उपग्रह क्या होते हैं, कि जो प्लेनेट के चारों चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है। इसके अलावा आपका कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। इसके बाद हम लोगों को सिलेबस में केवल मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग मानव निर्मित उपग्रह जो होता है इसका क्लासिफिकेशन किए, जो कि 3 आधार पे किए थे। एक तो आपका वजन के आधार पे, दूसरा आपका कार्य के आधार पे, तीसरा आपका कक्षा के आधार पे यानी कि ऑर्बिट के आधार पे। अगर हम लोग वजन के आधार पे देखें तो वो आपका 6-7 तरह के होते हैं, जैसे कि पिको उपग्रह, नैनो उपग्रह, माइक्रो उपग्रह, मिनी उपग्रह, छोटे उपग्रह और आपका भारी उपग्रह। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कार्य के आधार पे जो सैटेलाइट होते हैं वो भी आपके 5-6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसके अलावा है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, इसके अलावा आपका है स्मॉल सैटेलाइट। ये सभी आपका 5-6 तरह के सैटेलाइट होते हैं कार्य के आधार पे। अगर हम लोग कक्षा यानी कि ऑर्बिट के आधार पे देखें तो आपका 3 तरह का ऑर्बिट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट यानी कि ध्रुवीय कक्षा, दूसरा है आपका भूतुल्यकालिक कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और तीसरा है आपका भूस्थैतिक कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन तीनों प्लेस में जो है वो आपका सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जो आपका ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट देखे थे कि ऑर्बिट के आधार पर अगर हम लोग वायुमंडल को बांटते यानी कि अंतरिक्ष को बांटेंगे, जैसे कि आपका पृथ्वी के ऊपर देखिएगा तो 100 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे कार्बन रेखा होता है। उसके ऊपर जाइएगा 600 किलोमीटर तो उसको बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। उससे ऊपर जाइएगा आप 2000 किलोमीटर तक तो उसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। उससे ऊपर जाइएगा 35,000 किलोमीटर तक तो आपको मिलेगा मिडिल अर्थ ऑर्बिट। 35,000 के ऊपर जाइएगा तो एक आपका क्षेत्र मिलता है जो कि है आपका 35,786 किलोमीटर वाला एरिया, जहाँ पे भूत तुल्यकालिक कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। उसके ऊपर अगर आप जब 36,000 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं HEO यानी कि हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग जो आपका पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इन तीनों के बारे में डिटेल से जाने थे इसके बारे में। और उसके बाद एक और इसी में आता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जो कि आपका ध्रुवीय कक्षा का एक प्रकार है, इसको जाने थे। उसके बाद हम लोग सिलेबस में आ गए थे। जो आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम था सिलेबस में दिया हुआ, उसकी हम लोग जो है वो उसके बारे में आ गए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जाने कि 1962 में कैसे परमाणु ऊर्जा विभाग बना। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा ही इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इन कोस्पार बनाया गया 1900 कब तो 1962 में ही। उसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना किया गया। फिर इसरो के द्वारा ही अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा। जैसे कि हम लोग देखते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था केरल के थुम्बा में। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1969 को ही इन कोस्पार का ही पुनर्गठन करके इसरो का स्थापना कर दिया गया। और फिर भारत में देखिएगा कि इसरो जो है वो आपका अंतरिक्ष का भी जितना भी इन्वेंशन है उसका अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। और बाकायदा 1972 में भारत सरकार के द्वारा एक अंतरिक्ष विभाग भी बना दिया गया, जो कि पूरी तरीके से इसरो उसी के अधीन कार्यरत रहता था। फिर हम लोग देखें कि इसरो का जो स्थापना हुआ था उसके स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो इसका स्थापना देखिएगा तो इसका जो पर्पज़ था वो 2 तरह का था। एक तो आपका अवसंरचनात्मक विकास करना था, दूसरा आपका सक्रियात्मक विकास करना था। तो अवसंरचनात्मक विकास में हम लोग देखें 4-5 अलग अलग, जैसे कि आपका टीवी दूरसंचार, टीवी प्रसारण, मौसम भविष्यवाणी, इन सभी में इसका यूज़ था। संसाधनों के संरक्षण में इसका यूज़ था, उसका मानचित्रण करने में यूज़ था। आपदा प्रबंधन हेतु आपदाओं की निगरानी करना और पूर्व सूचना देना, ये सभी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा अगर हम लोग सक्रियात्मक पर्पज़ की बात करें तो इसमें आपका 2 मेन आता है। एक तो इसरो के स्थापना के पीछे एक ही रीजन ये था कि प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी डेवलप करना था, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी हम लोग को डेवलप करना था। इसके अलावा आपका जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है यानी कि सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करना था। तो आज नहीं, मतलब कल के क्लास में हम लोग प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी जो है उसको पूरा कंप्लीट किए थे, और आज हम लोग उपग्रह प्रौद्योगिकी को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका इसरो के पर्पस में ही शामिल हो जाएगा।
और उपग्रह प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के उपग्रह, यानी कि जो भी अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट का यूज़ किया गया था। समझ में आया यहाँ तक की बात है। और जो आपका प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल जो भी सैटेलाइट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत देखोगे कि आपका बहुत प्रकार के प्रणोदक का यूज़ किया गया, ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक, ठोस प्लस द्रव प्रणोदक दोनों। इसके बाद देखते होंगे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि SLV-1 लाया गया, 2 लाया गया, जो कि फेल रहा, तो फिर SLV-3 लाया। उसके बाद देखिएगा कि आप ASLV लाया गया, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लाया गया। इसमें भी आपका 3-4 चरण था, 4-4 चरण का यूज़ किया गया था। चारों चरण के बारे में आपको डिटेल से यहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को PSLV का 3 संस्करण भी आया था, जिसको बोलते हैं PSLV-G, PSLV-CA, PSLV-XL, इसके बारे में देखना था। और उससे संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको भी आपको जानकारी रखना था। इसके बाद हम लोगों को क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ना था। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो हम लोग तो नहीं पढ़े थे, उसका केवल हम लोग विकास कैसे हुआ भारत में और कैसे रसिया पीछे हटा, उसके बाद भारत अपना जो है वो क्रायोजेनिक इंजन बनाया, ये सभी हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में जो है वो GSLV के बारे में पढ़ना पड़ा, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसमें भी आपका 3 चरण था। उन तीनों चरण के बारे में पढ़े एक एक करके डिटेल से। इसका फिगर मैप डायग्राम जो भी बनता था वो सारा कुछ हम लोग देखे। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था उसका 2 पर्पस था, एक तो आपका अवसंरचनात्मक विकास करना और दूसरा आपका सक्रियात्मक विकास करना। और सक्रियात्मक विकास में भी 2 तरह का था, एक तो आपका प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को डेवलप करना था, दूसरा आपका सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करना था। तो पिछली क्लास में हम लोग उपग्रह प्रौद्योगिकी जो डेवलप करना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, PSLV, GSLV, SLV, ASLV, सारा कुछ। और आज हम लोग जो है वो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी कि उपग्रह प्रौद्योगिकी पढ़ना है। और आज हम लोग जो है वो आपका उपग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग मतलब जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। सिलेबस में आपका सिंपल लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष तकनीकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें 2 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ना है और उसके बाद उपग्रहों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में आप इस पे मतलब इसरो की स्थापना से लेकर वर्तमान गगनयान, मंगलयान, आदित्य L1, चंद्रयान 1, 2, 3 सभी बारे में पढ़ना होगा आपको एक एक करके। और जो भी अलग अलग जो उपग्रह है इसका अलग अलग फील्ड में इसका क्या अनुप्रयोग है वो आपको पढ़ना है, तब जाकर ये जो है वो टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। समझे मेरी बात को। और यहाँ पे केवल आपको स्टैटिक पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको कुछ भी और भी डाटा जो है वो लेटेस्ट इसमें ऐड करते हुए रहना है, ठीक है। तो आज हम लोगों को उपग्रह के बारे में देखेंगे और उपग्रह जो है वो केवल कृत्रिम उपग्रह को पढ़ना है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इसी के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक उपग्रह हम लोग का कौन है, चंद्रमा है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो पहला यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि उपग्रह जो होते हैं, जो कि मतलब कि कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उसके कुछ कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं। किसके, तो कृत्रिम उपग्रह के कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका ट्रांसपोंडर, दूसरा हो गया आपका पेलोड और तीसरा हो गया आपका ऊर्जा तंत्र। अब एक एक करके देखेंगे ये क्या है क्या नहीं है। तो ट्रांसपोंडर के बारे में बोला जा रहा है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ग्रहण करके उसका संवर्धन एवं प्रसंस्करण करके पुनः पृथ्वी पर भेज देता है और यह विभिन्न आवृत्ति बैंडों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोंडर जो होता है, तो अर्थ से यानी कि पृथ्वी से जो भी आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव है इसको जो अर्थ भेजता है उसको ये जो ट्रांसपोंडर है उसको ग्रहण करता है और उसका प्रोसेस करता है, उसका संवर्धन करता है, उसको रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वापस पृथ्वी पर भेज देता है। और ये जो है ट्रांसपोंडर वो विभिन्न आवृत्ति बैंडों पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोंडर में 2 चीज़ लगे होते हैं, एक तो है आपका ट्रांसमीटर और एक है आपका रिसीवर। तो ट्रांसपोंडर जो भी पृथ्वी से विद्युत चुम्बकीय तरंग भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, उसको ट्रांसपोंडर की मदद से उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको रीड किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर वापस पृथ्वी में भेज दिया जाता है। और ये जो ट्रांसपोंडर है ये विभिन्न आवृत्ति बैंडों में कार्य करता है। समझ में आ गया ये लाइन। और यहाँ पे आपके ट्रांसमीटर और आपके रिसीवर दोनों लगे होते हैं, ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर दोनों मिलकर ट्रांसपोंडर बनते हैं। सेकेंड है आपका पेलोड। तो बोला जा रहा है कि उपग्रहों में लगे एंटीना, कैमरा, रडार
सेंसर आदि उपकरणों को संयुक्त रूप में पेलोड कहते हैं। तो देखते होंगे कि जब सैटेलाइट लगाइएगा तो आप सैटेलाइट में कैमरा का यूज़ कीजिएगा, रडार का यूज़ कीजिएगा, सेंसर का यूज़ कीजिएगा, एंटीना का यूज़ कीजिएगा। तो इन सभी चीज़ को संयुक्त रूप में ही हम लोग पेलोड के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका ऊर्जा तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सिस्टम। तो बोला जा रहा है ये कैसे चलता है, तो उपग्रह में लगे सोलर पैनल एवं सोलर सेल उपग्रहों के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो जो भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैसे चलता है, उसका ऊर्जा तंत्र का मेन रीजन क्या है, तो उपग्रह में क्या लगा होता है, सोलर पैनल लगा होता है। और साथ ही साथ सोलर पैनल जो है वो सोलर सेल से यानी कि बैटरी से जुड़ा होता है, और वही उपग्रहों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम लोगों को देखना है कि भारत के विभिन्न उपग्रह है, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से उपग्रह हैं। ये बहुत सारे उपग्रह हैं और यही मेन पार्ट है और इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि देखिएगा आप, संचार उपग्रह होते हैं यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि आपका इनसैट हो गया, जीसैट हो गया, CMS हो गया, ये सभी नाम है उपग्रहों के। तो भारत में विभिन्न प्रकार के उपग्रह देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला आपका संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनसैट, जीसैट, CMS। समझ में आया। इसके अलावा है आपका भूप्रेक्षण उपग्रह। क्या है, तो भूप्रेक्षण उपग्रह है, जैसे कि आपका IRS, EOS, ये सभी आपका क्या है, तो ये सभी जो है वो आपके भूप्रेक्षण उपग्रह हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। इसके अलावा तीसरे नंबर का आपका उपग्रह हो जाएगा नौवहन उपग्रह। और नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट, जिसका बेस्ट एग्जांपल है IRNSS। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोगों को देखना होगा। तो तीसरा आपका नेविगेशन सैटेलाइट है, जिसका एग्जांपल है IRNSS। चौथा है आपका अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी यहाँ पे ऐड कीजिएगा। और साथ ही साथ मंगलयान, साथ ही साथ गगनयान सभी ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आपका देखिएगा पांचवा, तो वो है आपका लघु उपग्रह यानी कि बहुत सारे स्मॉल सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सरल, जैसे कि सत्यभामा सैट इत्यादि, और भी होंगे, उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक एक करके। इसके अलावा छठा हो जाएगा आपका शैक्षणिक उपग्रह, जैसे कि एडुसेट है, स्वयं है, और भी है। तो इन सभी को एक एक करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट पढ़ेंगे, फिर हम लोग भूप्रेक्षण उपग्रह पढ़ेंगे, एक एक करके सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो JPSC मेंस में 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आपको मेंस में जो है वो एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 32 जो है वो मार्क्स का क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 5 पेज या 6 पेज ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन इसमें से किसी एक को उठाकर सामाजिक और आर्थिक पक्ष जो है वो उसके पूछेगा, साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक और आर्थिक पक्ष में वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह है, 6 तरह के उपग्रह है, संचार उपग्रह, भूप्रेक्षण उपग्रह, नौवहन उपग्रह, अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह, लघु उपग्रह, शैक्षणिक उपग्रह, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ये क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे जो है आपका संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किससे संबंधित है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं ना वो सभी आपका कम्युनिकेशन से जो भी संबंधित है, संचार से, वो सभी आपका संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आया ये लाइन आपको। आगे देखिए। तो बोला जा रहा है कि दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित उपग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। तो संचार उपग्रह के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो जो आपका दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपका मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित जितने भी सैटेलाइट है वो सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंतर्गत आते हैं। और बोला जा रहा है कि भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल था। तो भारत में सबसे पहले यूज किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन था, तो वो था आपका एप्पल, उसका नाम था एप्पल, जिसे एरियन 1 के द्वारा 1981 ईस्वी में प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया था। तो इसको एगो एरियन 1 प्रक्षेपण यान था यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल था। उस एरियन 1 के द्वारा ही 1981 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था यानी कि प्रक्षेपित किया गया था एप्पल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। और ये भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था एप्पल, और जिसको कब भेजा गया 1981 में लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से, तो एरियन 1 के माध्यम से। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन भारत के उपग्रह
संचार कार्यक्रम की वास्तविक जो शुरुआत है वो इनसेट के साथ हुई थी। अगर हम लोग भारत में देखें तो जो आपका उपग्रह संचार कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था, यानी कि संचार जितने भी उपग्रह है इसका अगर हम लोग वास्तविक शुरुआत देखें तो वो आपका इनसेट के साथ प्रारंभ हुआ था। और इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसके द्वारा ही शुरू हुआ था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा। और बोला जा रहा है कि भारत के संचार उपग्रहों को प्रौद्योगिकी उन्नति के आधार पर 4 पीढ़ियों में बांटा जाता है। क्या बोले हम कि भारत में जो आपका संचार उपग्रह है यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको 4 अलग अलग पीढ़ी में यानी कि जनरेशन में बांटा जाता है। क्यों? तो इसमें जो भी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इनरिचमेंट हुआ, प्रौद्योगिकी का उन्नति हुआ, इस कारण से अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रौद्योगिकी आया तो इसको अलग अलग जनरेशन में बांट दिया। और ये आपका समय और तकनीकी विकास के आधार पर बांटा गया है। और इनसेट क्या है? तो ये आपका है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसी के ही साथ ही जो है वो भारत का संचार उपग्रह का जो है वो वास्तविक शुरुआत होता है। अब हम लोग इनसेट को जो बांटे हैं अलग अलग 4 गो जनरेशन में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका 4 गो चरण है। पहला पीढ़ी जो है वो आपका 1990 तक है, पहला पीढ़ी 1990 तक है, और दूसरा पीढ़ी 1990 से 99 तक है, और तीसरा पीढ़ी 2000 से लेकर 2016 तक है। ठीक है ना? 2016 तक नहीं, 2000 से लेकर 2005 तक है पहला, ये तीसरा पीढ़ी, और चौथा पीढ़ी 2005 से लेकर अभी तक है। ठीक है ना? एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। ठीक है, हाँ हाँ, ये आपका 2005 से लेकर अभी तक है, और ये आपका 2005 तक है, 2016 नहीं, ये है आपका 2000 से लेकर 2005 तक है, 2000 से लेकर 2005 तक है। ठीक है ना? इसको आप याद रखिएगा। तो पहला पीढ़ी 1990 तक, दूसरा पीढ़ी 90 से 99, तीसरा पीढ़ी 2000 से 2005, और चौथा पीढ़ी 2005 से लेकर वर्तमान अभी तक। ठीक है? और सभी को समय के साथ और टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। अब एक एक करके देखिए, पहले इसका शॉर्ट बताया गया इसके बारे में, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रथम पीढ़ी 1990 तक था, और इसका जो डिज़ाइन था वो इसरो के द्वारा तैयार किया गया था, और इसका जो निर्माण था वो कौन था? आपका अमेरिका था। और यहाँ भेजे गए उपग्रहों को इनसैट 1 सीरीज कहा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी उपग्रह भेजा गया था उसको इनसैट सीरीज 1 कहते हैं, इनसैट 1 सीरीज कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका दूसरा पीढ़ी था, इसका डिजाइन कौन किया था? इसरो किया था, और इसका निर्माण भी खुद इसरो किया था। और यहाँ पे इनसैट 2 यानी कि इनसैट 2, 2A, 2B, 2-3, 2A, 2B, 2C, D, E, F, 2E ऐसे करके इसको भेजा गया था। समझे? तो पहले वाले को इनसैट 1 सीरीज कहा जा रहा है, दूसरे वाले को इनसैट 2 सीरीज कहा जा रहा है, जिसमें आपका 2A, 2B, 2C ऐसे करके 2E तक भेजा गया था, और जिसका डिज़ाइन भी इसरो किया था, और जिसका निर्माण भी इसरो ही किया था। तीसरा पीढ़ी जो है आपका 2000 से लेकर 2005 तक आया था, जो कि आपका दूरसंचार और यहाँ से मोबाइल तकनीक यूज हुआ था। तो 2000 के बाद ही देखिएगा कि मोबाइल जो है वो आपका ज़्यादा शुरू हुआ है। तो तीसरा पीढ़ी जो है वो आपका 2000 से लेकर 2005 तक के टाइम पीरियड को बोलते हैं, और ये आपका दूरसंचार यानी कि मोबाइल टेक्निक यहाँ से जो है वो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है, और मोबाइल भी इसी समय पे आया था, और इसको हम लोग बोलते हैं इनसैट 3 सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनसैट 3 सीरीज कहते हैं। इसके बाद चौथा जो पीढ़ी है 2005 से लेकर अभी तक, ये आपका DTH का दौर है, यानी कि इस टाइम से आपका DTH आने लगा और आपका मूवी भी चलने लगा। और बोला जा रहा है कि ये जो आपका GSAT है, तो ये आपका GSAT भी जाने लगा, इसी टाइम लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक वो आपका GSAT भी है, वो क्या है क्या नहीं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो GSAT जो है वो इसी टाइम लॉन्च हुआ था, चौथी पीढ़ी में ही। तो ओवरऑल समझिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो आपका इनसैट 4A है, 4B है, और इस तरह करते करते 4B है, इसी को ही GSAT 7 कहा गया है। ठीक ना? और अब इसी को ही CMS कहा जाता है, और लास्ट जो आपका CMS है वो आपका 01 है, वो भेजा गया था लास्ट। अच्छा, ये देखिए हम क्या बोले हम कि इसको बोला जा रहा है यहाँ से यहाँ तक प्रथम पीढ़ी को GSAT, मतलब ये इनसैट 1 सीरीज, इसको इनसैट 2 सीरीज, इसको इनसैट 3 सीरीज, और इसको बोला जा रहा है इनसैट 4 सीरीज।
और इनसेट 4 सीरीज में ही जो है वो आपका इनसेट 4A, इनसेट 4B, इनसेट 4C, इस तरह से करते करते इनसेट 4F तक भेजा गया है। और जो 4F तक भेजा गया है ना, मतलब 7 को भेजा गया है ना, उसी को ही जो है वो GSAT-7 कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? GSAT-7 कहा जा रहा है। और इसी का ही अब नाम बदल के कर दिया गया है CMS का कर दिया गया है। और लास्ट अभी जो आपका CMS भेजा गया है वो है आपका CMS-01, ये भेजा गया है, CMS-01 भेजा गया लास्ट अभी। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपका संचार उपग्रह है इसको जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमको पहुंचाना होता है, ताकि कवरेज जो है वो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहाँ पे स्थापित किया जाता है? जियो स्टेशनरी यानी कि भू तुल्यकालिक कक्षा में, या फिर जियो सिंक्रोनस यानी कि एक होता है आपका भू स्थैतिक कक्षा और एक आपका है भू तुल्यकालिक कक्षा। तो यहीं पे जो है वो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा जाता है, दोनों में कहीं भी भेजना पड़ेगा। तो एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है नाम, पहले यहाँ पे देखते होंगे कहीं पे इनसैट लिखा हुआ, कहीं पे GSAT लिखा हुआ, कहीं पे CMS लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ये जो आपका संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह को पहले इनसैट कहा जा रहा था, फिर इसी को ही GSAT कहा जा रहा है, फिर इसी को ही अब नाम बदल के क्या हो गया? CMS कहा गया है। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसी का नाम 3 बार बदला है, इनसैट, GSAT, फिर आपका CMS। समझ में आ गया है ये सभी बातें। अब हम लोगों को एक एक करके देखेंगे। तो इनसैट का जो 4 गो पीढ़ी है, चारों पीढ़ी के बारे में एक एक करके देखना होगा। इससे पहले थोड़ा सा और भी हल्का सा बातें हैं वो बतलाया गया है, वहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले 1983 में, सन 1983 में इनसैट भेजा गया था। क्या भेजा गया था? इनसैट। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम भेजा गया था। और इनसैट के माध्यम से, यानी कि जो आपका इनसैट 1983 में भेजा गया था, और इसी समय से जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वास्तविक शुरुआत होता है भारत में। और 1983 में हम लोग इनसैट को भेजे, और 1984 में इंडिया में टेलीविज़न आया फिर उसके बाद। और इनसैट सीरीज भेजे ना हम लोग 1983 में, जो आपका प्रथम पीढ़ी है 1990 तक था ये। फिर हम लोग देखते होंगे कि आपका इनसैट A, इनसैट B, इनसैट 3 ऐसे कर करके आया बहुत सारा। और इनसैट 4B ये आपका चौथा जनरेशन है। देखिए इनसैट 1 सीरीज ये आपका पहला जनरेशन, इनसैट 2 सीरीज ये आपका दूसरा जनरेशन, इनसैट 3 सीरीज ये आपका तीसरा जनरेशन, और इनसैट 4 सीरीज ये आपका चौथा जनरेशन है। तो यहाँ पे जो इनसैट 4B है ये आपका चौथा चरण में है, और चौथा जो जनरेशन है वो आपका 2005 के बाद है। तो बोला जा रहा है कि इनसैट 4B जो है वो 2004 में लॉन्च किया गया था, यानी कि चौथा जनरेशन का बात हो रहा है। कब लॉन्च किया? 2007 में लॉन्च किया गया था। और ये अभी भी कार्यरत है। और ये अभी भी जो आपका DTH जो सर्विसेज है, DTH डायरेक्ट टू होम इसको बोला जाता है, डायरेक्ट टू होम। तो DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज ये अभी भी प्रदान कर रहा है, इनसैट 4B जो कि 2007 में ही लॉन्च हुआ था। और ये जो आपका इनसैट 4B है इसमें आपका पैसा कौन कौन लगाया था? तो इसमें पैसा जो है वो आपका टाटा और 21 सेंचुरी फॉक्स के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? DTH कनेक्शन के लिए लगाया गया था। तब उसके बाद देखते होंगे कि आप जो है वो टाटा स्काई आया था 1984 के बाद, टाटा स्काई आया, और फिर ये अभी भी कार्यरत है। और छत पे हम लोग जो है सैटेलाइट को जो हम लोग मिलाते हैं ना, वो आपका 4B जो सीरीज है ना उसी से हम लोग मिलाते हैं, 4B सीरीज से ही मिलाते हैं। और 4B सीरीज से ही हम लोग जो उसका लैटिट्यूड है, जो उसका लॉन्गिट्यूड है, यानी कि जो उसका अक्षांश है, जो आपका देशांतर है, उसी को ही हम लोग जो है वो मैच करवाते हैं। हम लोग मैच करवाते हैं, या फिर जो है वो आपका क्या बोलते हैं, केबल वाला जो आता है वही मैच करवाता है। और ये जो सभी जो है वो आपका चतुर्थ पीढ़ी जो है वो इनसैट 4 से शुरू हुआ था। ये जो आपका चौथा जो जनरेशन था वो आपका इनसैट 4 सीरीज वाला है। और प्रथम पीढ़ी इनसैट 1 सीरीज, दूसरा पीढ़ी इनसैट 2 सीरीज, और तीसरा पीढ़ी इनसैट 3 सीरीज, और चौथा पीढ़ी इनसैट 4 सीरीज। समझ में आ गया होगा मेरी बातें ये आपको? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। और इसको एक बार आप क्लियर कर ले जाओगे ना, तो फिर आपको कभी जीवन में जो है वो परेशानी नहीं होगा। बस आपको एक बार इसको रिवीजन करते हुए जाना है, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, और ये सभी चीज़ें जो है ना इतनी आसानी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा ना कि आप विश्वास नहीं करोगे। बस आप वीडियो में बने रहिए लगातार, और देखते रहिए, और सीरीज को कंटिन्यू पूरा फॉलो कीजिए, और अपने स्तर पे इसी का ही जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए।
पहले आप वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उसको देखिए और समझिए चीज़ों को। उसके बाद अपने स्तर पे इसको सोचिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। उसके बाद इसका नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स अपने आधार पे, जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, समझे ना। बाकी बात नोट्स करते रह जाइएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट में सभी के पास नोट्स है, एक बार पूरा बैठ के कंप्लीट कर ले जाइए, तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज भटकते रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है वो इनसेट का जो चारों जनरेशन है, चारों जो पीढ़ी है, सभी पीढ़ी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इनसेट का जो है प्रथम पीढ़ी, जो कि आपका 1990 तक था, और इसमें डिजाइन कौन किया? इसरो। और इसका निर्माण कौन किया? अमेरिका। और यहाँ पे भेजे गए जितने भी उपग्रह है उसको इनसेट सीरीज 1 कहा जाता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इन उपग्रहों का डिजाइन इसरो ने तैयार किया था, परंतु इसका जो निर्माण है वो अमेरिकी कंपनी के द्वारा किया गया था। और इस श्रृंखला का प्रथम सफल उपग्रह जो है वो आपका इनसैट 1B भेजा गया था, इनसैट 1B था। इनसैट 1A जो है वो सफल नहीं रहा होगा, तो उसको यहाँ पे नहीं इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन ये जो श्रृंखला है इसका जो है वो प्रथम सफल उपग्रह इनसैट 1B था, यानी कि इनसैट 1A सक्सेस नहीं किया होगा, फेल हो गया होगा। और ये जो आपका इनसैट 1B जो है ये आपका 1983 में ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया था। और वो 2 ऑर्बिट में, या तो आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में बैठाइए या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बैठाइए, ताकि आपको ज़्यादा कवरेज मिल सकेगा। और उसके बाद देखते होंगे कि 1984 में ही भारत में जो है वो टीवी प्रशासन की शुरुआत हुई थी, और यहीं पे जो है वो लाइसेंस के साथ ये शुरू हुआ था। और इस श्रृंखला के उपग्रहों का जो उद्देश्य है वो आपका टीवी प्रसारण करना, मौसम संबंधित सूचना देना, आपदा प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करना, ये सभी था। समझ में आ गया। तो प्रथम पीढ़ी का जो आपका प्रथम पीढ़ी जो है वो आपका इसरो के द्वारा उसका निर्माण किया, मतलब ये उसका डिजाइन तैयार किया गया, और लेकिन उसका निर्माण अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया। और इस श्रृंखला में, इस सीरीज में जो आपका भेजा गया था इनसैट 1A वो फेल हो गया था। फिर आपका 1983 में ही देखते होंगे कि इनसैट 1B जो है इसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है ना, इंस्टॉल कर दिया गया। और उसके बाद 1984 से भारत में जो है वो टीवी प्रसारण जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी आपको बताया था ना, इसमें टाटा और आपका 21 सेंचुरी फॉक्स इसमें जो है वो पैसा लगाया था। फिर बाद में 1984 में ही टाटा स्काई आता है, और फिर यहाँ से जो है वो आपका DTH सेवा यानी कि डायरेक्ट टू होम ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाता है। ये पहला कंप्लीट। अब हम लोगों को इसमें जो है वो दूसरे जनरेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के बारे में पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि जो आपका दूसरा जो पीढ़ी था इसका डिजाइन और इसका निर्माण खुद कौन किया था? इसरो के द्वारा किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को ही। और ये जो इसरो जो है वो आपका इन कोसपार जो कि 1962 में बना था उसी को ही पुनर्गठित करके इसरो बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को ही। और दूसरी पीढ़ी जो है इसका डिजाइन और इसका निर्माण दोनों इसरो के द्वारा किया गया था। और इनसैट 2 सीरीज का जो विकास है वो भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इनसैट 1 जो सीरीज है वो उसमें आपका दिखते होंगे कि आपका DTH सर्विसेज वगैरह, टीवी प्रसारण वगैरह स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो आपका इनसैट 2 सीरीज है जिसको हम लोग द्वितीय पीढ़ी कहते हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि ये उपग्रह बहुउद्देशीय थे, यानी कि मल्टीपर्पज़ थे। और इसका जो उपयोग है वो आपका दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन के लिए होता था, टीवी प्रसारण के लिए भी होता था, मौसम संबंधी सेवाओं के लिए भी इसका उपयोग जो है होता था। तो ये जो आपका इनसैट 2 सीरीज जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इसके बाद आपका तीसरा आया है, और तीसरा जो पीढ़ी है वो आपका कब से कब तक है? देखिए, पहला पीढ़ी 1990 तक, दूसरा पीढ़ी 1990 से 99 तक, और तीसरा पीढ़ी 2000 से लेकर 2005 तक, और चौथा पीढ़ी 2005 से लेकर वर्तमान टिल नाउ तक। तो तीसरा पीढ़ी में बोला जा रहा है कि इसरो ने उपग्रह सेवाओं को सशक्त करने के लिए, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके उद्देश्य से इनसैट 3 श्रृंखला यानी कि सीरीज के तहत विभिन्न उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। और इस श्रृंखला के उपग्रहों ने मोबाइल, दूरसंचार और डाटा संचार और साथ ही साथ जो संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो प्रदान किया। तो जो आपका तीसरा जो पीढ़ी है वो, तो देखिए दूसरा पीढ़ी तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी ही, तीसरा पीढ़ी और भी इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। उपग्रह जो आपका सर्विस, मतलब ये सैटेलाइट सर्विस है ना, उपग्रह सेवा जो है ना, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और इनसैट सीरीज जो था 3, तो इनसैट 3 जो आपका श्रृंखला है, सीरीज है, उसके तहत भारत जो है वो अलग अलग उपग्रहों का जो है प्रक्षेपण किया, लॉन्चिंग किया। और इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग जो है वो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन संभव हो पाया,
डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन भी संभव हो पाया और इससे संबंधित जितने भी सर्विसेज थे वो भी आपको मिलना प्रारंभ हो गया। समझे ना, ऐसा है। फिर बाद में देखते होंगे कि जो आपका पहला जो दूसरा पीढ़ी जो था वो आपका धीरे धीरे रिटायर हो गया, यानी कि रिटायर हो गया, अब वो काम में नहीं रहा या फिर वो डिसफंक्शनल हो गया धीरे धीरे। पहला और दूसरा पीढ़ी तो आपका बेस तैयार किया था, बट बाद में जब तीसरा पीढ़ी आया, चौथा पीढ़ी आया, तो पहला दूसरा पीढ़ी का जो है वो काम, वो मतलब वो जो पीढ़ी है, वो जो जनरेशन है वो आपका मतलब बोलते हैं डिसफंक्शनल हो गया, यानी कि रिटायर हो गया एक तरह से। और फिर आपका अब तीसरा पीढ़ी और जो है वो चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो ये तीसरा पीढ़ी 2000 से लेकर 2005 तक है। उसके बाद आया चौथा पीढ़ी 2005 से लेकर अभी तक। और बोला जा रहा है कि इसी पीढ़ी के तहत डीटीएच सर्विसेज यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, या फिर जो अभी आपका दूरसंचार सर्विसेज है यानी कि सेवा है, यानी कि कम्युनिकेशंस जो भी आपका सर्विसेज है, इससे संबंधित उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। यानी कि बोला जा रहा है कि 2013 के बाद देखिएगा कि डायरेक्ट टू होम जो आपका डीटीएच सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा फैल गया। उससे पहले था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा फैलने लगा। आप देखते होंगे उस टाइम उसके बाद ये जो है ना आपका डिश टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगा, नहीं तो उससे पहले जो है वो आपका बहुत कम चैनल चलता था। समझे ना। तो चौथा जो पीढ़ी है उसके तहत डायरेक्ट टू होम सर्विसेज यानी कि डीटीएच सेवा और दूरसंचार सेवा, इससे संबंधित जितने भी सैटेलाइट है, उपग्रह है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया। और उसके बाद 2013 में ही इनसैट 4F और साथ ही साथ इनसैट 2013 में इनसैट 4F को और साथ ही साथ जीसैट 7 के नाम से 2015 में फिर आपका इनसैट 4F के नाम से और जीसैट 6 के नाम से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। मतलब ऐसे समझो ना कि 2013 में बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जैसे कि आपका इनसैट 4F को लॉन्च किया गया, इसके अलावा जीसैट 7 को लॉन्च किया गया। उसके अलावा 2015 में भी बहुत सारे लॉन्च किए गए सैटेलाइट, जैसे कि इनसैट 4E को, इसके अलावा जीसैट 6 को, ये सभी को लॉन्च किया गया। ठीक ना, ऐसा है। तो इनसैट 4E और F, फिर इसके अलावा इसके बाद जीसैट 6 और 7, ये सभी को लॉन्च किया गया, ये सभी याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है कि ये जो आपका इनसैट 1 और इनसैट 2 की जो श्रृंखला है वो उपग्रह अब काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम में नहीं लिए जा रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से एक्सपायर हो गए, रिटायर हो गए, डिसफंक्शनल हो गए हैं। जबकि इनसैट 3 सीरीज और इनसैट 4 सीरीज की जो उपग्रह है वो अभी भी कार्यरत है, फंक्शनल है वो। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो संचार उपग्रह है इसको CMS कहा जाता है, यानी कि CMS कहा जा रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है इसी को? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, CMS कहा जा रहा है। पहले संचार उपग्रह को इनसैट कहा जाता था, फिर संचार उपग्रह को जीसैट कहा जाने लगा, लेकिन वर्तमान में संचार उपग्रह को CMS यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। और अगर हम लोग अभी देखें लास्ट में कि लास्ट जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा भेजा गया, तो वो है आपका CMS-01 लॉन्च किया गया था, यही सैटेलाइट भेजा गया था। और इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो आपका 2020 में किया गया था। तो इसमें 2020 का डाटा लास्ट लिखा हुआ है, इसमें आप जो है ना एक दो और भी अभी 2026 में अगर कोई देखिएगा, 2020 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 या 26 में अगर कोई भी सैटेलाइट अगर भेजा जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट में आपका 2020 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि CMS-01 भेजा गया था और इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो आपका दिसंबर 2020 में किया गया था। और ये जो सैटेलाइट है वो आपका जीसैट 12 का स्थान लेगा, यानी कि जीसैट 12 को रिप्लेस करके CMS-01 को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और ये जो है वो टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों, ये सब, इसके अलावा प्रज्ञा केंद्र जो भी है झारखंड में हम लोग ये प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, इन सभी को जो है वो संचार सुविधाएं प्रदान करेगा। तो जो आपका जीसैट 12 था इसको रिप्लेस करके CMS-01 वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ही दिसंबर 2020 में देखिए कि CMS-01 भेजा गया था। और बोला गया था कि ये जो है CMS-01 वो आपका टेली एजुकेशन को बढ़ावा देगा, इसके अलावा टेली मेडिसिन को, इसके अलावा ग्राम संसाधन जो केंद्र है जिसको हम लोग झारखंड में प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, इन सभी को जो है वो संचार सुविधाएं यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
यानी कि जो आपका संचार उपग्रह है ये आपका कंप्लीट हो गया है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसमें आपका ना और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना होगा लेटेस्ट। तो ये तो आपको स्टैटिक बता दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अगर इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल संचार उपग्रह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, अगर संचार उपग्रह से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ये आपका 3-4 पेज अभी ऐसे मिलाकर लिखिएगा। इसके अलावा 1-2 पेज के लिए और भी डाटा जो है वो करंट इसमें और भी ऐड कर दीजिए, तो जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको गूगल वगैरह करना पड़ेगा। कुछ लेटेस्ट जितने भी CMS है यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको भी यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा, फिर जो है वो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पहला जो है वो हम लोग का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये कंप्लीट। अब हम लोग को इनके बाद जो है पढ़ना है सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सुदूर संवेदन उपग्रह। इसी को ही हम लोग जो है वो आपका भू परीक्षण उपग्रह कहते हैं। भू परीक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन। भू परीक्षण मतलब क्या हो गया, तो भू परीक्षण मतलब हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन, और सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग, इसी को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि भू परीक्षण उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसमें बोला जा रहा है कि मीन्स दूर से ही चीज़ों को सेंस करना सेंसर के थ्रू, और इसे नीचे रखेंगे यानी कि पोलर ऑर्बिट में रखेंगे, या फिर सूर्य तुल्यकालिक जो आपका पोलर ऑर्बिट है वहीं पे रखेंगे, क्योंकि इसमें रिमोट से ये सेंस करता है। यानी कि ये रिमोट यानी कि सुदूर संवेदन जो इसमें लगा हुआ है ये सेंसिंग के माध्यम से, ये सेंसर के माध्यम से ये इसको डिटेक्ट करता है। तो इसको ज़्यादा ऊपर रखेंगे ना तो ये एकदम साफ फिगर वगैरह ये पिक्चर वगैरह भी नहीं देगा, समझे। तो जो सुदूर संवेदन उपग्रह है इसको आपका पोलर ऑर्बिट में रखा जाएगा, या फिर सूर्य तुल्यकालिक पोलर ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रिमोट सेंसिंग ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसका 2 प्रकार होता है, एक तो आपका सक्रिय है यानी कि एक्टिव, दूसरा है आपका निष्क्रिय यानी कि पैसिव रिमोट सेंसिंग। और आप देखते होंगे कि रिमोट सेंसिंग के बारे में हम लोग एक बाकायदा एक क्लास में इसको पढ़ भी लिए हैं। पिछली क्लास में जब आप क्लास नंबर 4 में जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको रिमोट सेंसिंग GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली इसके बारे में दिया जाएगा, क्लास है वहाँ से ऑलरेडी, क्लास वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पे भी इसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से भी चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो ये आपका जो है वो सहूलियत हो जाएगा। और कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग का जो है वहाँ पे केवल परिभाषा बताया गया, कार्य प्रणाली बताया गया, लेकिन रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल वहाँ पे नहीं बताया गया था, कौन है कौन नहीं है। तो ये सबको वहाँ पे आप जो है वो ऐड कर दीजिएगा। तो रिमोट सेंसिंग 2 प्रकार का होता है, एक आपका सक्रिय, एक आपका निष्क्रिय। सक्रिय में बोला जा रहा है कि आपका सैटेलाइट कुछ सिग्नल भेजेगा और उसके बाद पार्टिकुलर प्लेस पे उसके बाद जो है वो सिग्नल को रिसीव करेगा, और वो किस प्रकार से रिसीव हुआ और उस आधार पे आपको डाटा जो है वो भेज देगा प्रोसेस करके। यानी कि वो जिस आधार पे वो रिसीव होगा, जिस प्रकार से वो रिसीव होगा वैसे ही आपको वो प्रोसेस करके डाटा को दे देगा। और निष्क्रिय यानी कि पैसिव में क्या होता है कि इसमें सैटेलाइट ओनली सोलर रेडिएशन लेगा, यानी कि पार्टिकुलर प्लेस से और जिस प्लेस का आपको जानकारी चाहिए उसी का ही सोलर रेडिएशन लेगा, और उसके आधार पे आपको जो है वो डाटा देगा प्रोसेस करके। किसको देगा, कमांड सेंटर को देगा, समझे। तो सक्रिय में क्या है और निष्क्रिय में क्या है, बस सिंपल जानिएगा कि सक्रिय में जानिएगा कि यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो कुछ पहले से सिग्नल भेजेगा, और उस सिग्नल को पार्टिकुलर प्लेस पे भेजेगा, और उसके बाद उस प्लेस पे उसका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है उसको वो ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद आपको जो है वो डाटा देगा प्रोसेस करने के बाद। लेकिन निष्क्रिय में देखिएगा कि यहाँ पे सैटेलाइट क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को भेजेगा पार्टिकुलर प्लेस पे, जिस प्लेस का जानकारी चाहिए, और उसके बाद सोलर रेडिएशन का बिहेवियर क्या है उस प्लेस पे, उसके आधार पे वो आपको जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा दे देगा। तो यही आपका रिमोट सेंसिंग का 2 प्रकार है, ये यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, और इसको और भी बेहतर तरीके से बताया गया है क्लास नंबर 4 में। यहाँ पे बताया गया ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सैटेलाइट है। एक तो आपको ये डाटा को भेजा नीचे, ठीक है ना, मतलब ये आपका होता मतलब ये आपका सिग्नल को भेज रहा है, सिग्नल का क्या बिहेवियर कर रहा है उसको वो ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो भेज देगा। तो पहला तो ये आपका सिग्नल को भेजा नीचे सिग्नल को भेजा, फिर ये पृथ्वी में उस जगह पे उसका क्या रिएक्शन रहा है, तो उस रिएक्शन को फिर वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद वापस वो सिग्नल को प्रोसेस करके कमांड सेंटर में वो भेज देगा, ठीक है ना। और ये क्या भेजेगा, तो ये आपका माइक्रोवेव सिग्नल्स को भेजेगा, ठीक है ना। और इसको फिर वो देखो ये यहाँ पे सबसे पहले ये माइक्रोवेव सिग्नल को ये भेजा, उसके बाद वो सिग्नल को वो वापस लिया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया,
इसको बोलते हैं परिष्कृत सिग्नल, यानी कि ये प्रोसेस करने के बाद वापस इसको कमांड सेंटर में भेज देगा। और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ये 3 चीज़ समझिए, एक तो ऊपर से नीचे आया, एक वो फिर यही नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। ये जो शुरू में भेज रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव सिग्नल। और उसके बाद अर्थ में भेजने के बाद अर्थ से जो ऊपर वापस ले रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित सिग्नल, किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। और इसको बोलेंगे प्रसंस्कृत सिग्नल, यानी कि इसको प्रोसेसिंग सिग्नल कहेंगे, जो कि कमांड सेंटर को भेजा जाएगा। बस इसी तरह से ये काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग को जानना होगा कि जो आपका सुदूर संवेदी यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या है, जिसको हम लोग भू प्रेक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरणों जो भी है इसका उपयोग करके सुदूर संवेदन किया जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। तो देखो, पृथ्वी की सतह से परावर्तित जो भी विकिरण है इसका उपयोग करके इसको प्रोसेस करके वो डाटा देता है कौन, तो रिमोट सेंसिंग में, यानी सुदूर संवेदन जो उपग्रह है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो अपना माइक्रोवेव सिग्नल भेजेगा। उसके बाद जिस प्लेस की जानकारी चाहिए आपको उस प्लेस पे वो भेजेगा। फिर उस प्लेस के द्वारा जो भी परावर्तित सिग्नल होगा उसको वो वापस उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उसको पढ़ेगा, उसको रीड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद लास्ट में वो आपको प्रोसेसिंग सिग्नल कमांड सेंटर को भेज देगा, सारा डाटा उपलब्ध करवा के। समझे। अब देखिए, ये जो आपका सुदूर संवेदन है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका सक्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि एक्टिव, और दूसरा है निष्क्रिय यानी कि पैसिव। बोला जा रहा है कि घरों में यूज यही रिमोट का, देखो जो आपका सक्रिय सुदूर संवेदी है यही आपका घर में यूज होता है रिमोट में। तो बोला जा रहा है कि इस प्रकार के रिमोट सेंसिंग के उपग्रह माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तथा पृथ्वी की सतह से परावर्तित सिग्नल का उपयोग करके आंकड़ों का प्रसंस्करण करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सुदूर संवेदी उपग्रह में आपको बताया गया कि यहाँ पे जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है ये सबसे पहले माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि उसको भेजेंगे। और उसके बाद जब वो पृथ्वी की सतह पर टकराएगा उसके बाद जब वो परावर्तित सिग्नल जो जाएगा उसको वो कैच करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे जो है उसको रीड करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद जो भी डाटा है डाटा का प्रसंस्करण करके वो आपको जो है भेज देंगे कमांड सेंटर में। सिंपल सी बात है। और दूसरा है आपका ये निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग यानी कि पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में। इसी में है, बोला जा रहा है कि इस तकनीक में पृथ्वी की सतह से परावर्तित सौर विकिरणों का प्रयोग डाटा प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। तो ये जो आपका रिमोट सेंसिंग, ये जो आपका निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग है, इसमें क्या है, पहले में तो आपका माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इसमें आपका कि पृथ्वी, देखिए सनलाइट जब पृथ्वी की सतह पर टकराता है तो अब जब वो सनलाइट पृथ्वी की सतह पर टकराया उसके बाद जब वो टकराने के बाद जो भी सौर विकिरण हुआ उस सौर विकिरण का प्रयोग करता है निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये दृश्य प्रकाश का उपयोग पृथ्वी के मानचित्रण हेतु करता है। यानी कि जो भी आपका सनलाइट है, मतलब सूर्य के उपस्थिति में ही आप फोटो खींचते हो ना किसी का, तो दृश्य प्रकाश का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बोला जा रहा है कि जबकि अवतरक तरंगे यानी कि जो भी इंफ्रारेड का प्रयोग वो बादलों की जानकारी, समुद्र के सतह का अध्ययन, चक्रवातों का पुनर्निर्माण आदि भी किया जाता है। अच्छा ये समझो, ऐसा निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग में क्या करेगा कि जो सनलाइट पृथ्वी पे टकरा रहा है उसका बिहेवियर अलग अलग वस्तुओं पे, जहाँ पे खनिज है उसका अलग होगा, जहाँ पे जल है उसका अलग होगा, जहाँ पे पहाड़ है उसका अलग होगा, जहाँ पे चट्टान है उसका बिहेवियर अलग होगा, सभी का बिहेवियर अलग होगा। तो उसी बिहेवियर को ही डिटेक्ट करता है, उसी को ही पढ़ता है कौन, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। तो बोला जा रहा है कि इस तकनीक में पृथ्वी की सतह से परावर्तित जो भी सौर विकिरण है, तो पृथ्वी की सतह से जो परावर्तित हो रही है सौर विकिरण उसका ये प्रयोग करता है, और उसको वो खींचता है, डिटेक्ट करता है, और उसके बाद वो डाटा को प्रसंस्करण करने के लिए उसका यूज करता है, यानी कि उसको डाटा को प्रोसेस करता है, और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो है वो कमांड सेंटर में भेजता है। अगर आपको फोटो चाहिए तो क्या करेगा, वो दृश्य प्रकाश का यानी कि जो आपका विजिबल जो लाइट है इसका यूज करेगा, और वो एक मानचित्रण तैयार करेगा, फोटो खींचेगा। और जबकि बोला जा रहा है कि जो भी आपका अवतरक तरंग है यानी कि जो इंफ्रारेड है, क्योंकि देखो प्रकाश तो आपका बादल में नहीं जाएगा, लेकिन जो आपका इंफ्रारेड है, अवतरक तरंगे जो है वो आपका बादल में क्रॉस करेगी, तो बादलों के बीच में, बादलों के अंदर क्या घटनाएं हो रही है, कब बारिश होगा, कब क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो आपका इंफ्रारेड के सहारे पता चलेगा, यानी कि अवतरक तरंगों के सहारे पड़ा जो है वो पता चलेगा, क्योंकि जो आपका अवतरक तरंगे है वो आपका बादलों में भी अंदर प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में
अगर आपको किसी जगह का मानचित्रण चाहिए तो ऐसे में वो दृश्य प्रकाश की यूज करेगा। लेकिन अगर आपको बादलों की जानकारी चाहिए या फिर आपको चक्रवातों की पुनर्निर्माण करना है, पुनः पुनः अनुमान या आपका पूर्वानुमान करना है, या फिर आपको मौसम की भविष्यवाणी करना है, तो ऐसे में तो आपको बादलों की जानकारी चाहिए, और बादलों में तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो ऐसे में वो अवतरक तरंगों का यानी कि इंफ्रारेड का वो यूज करेगा। समझे ना, ये है। तो ये आपको अपने लैंग्वेज में समझ में आ गया है। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना लैंग्वेज कॉपी में, उसको नहीं समझना है, आपको अपने लैंग्वेज में समझना है और इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, बस मेरी बात को समझिए। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो बहुत प्रकार के हैं। जैसे कि पहला है आपका कार्टोसैट। जैसे पहला क्या है आपका कार्टोसैट है, और इसे बोला जा रहा है कि इसे आसमान की आँख कहेंगे, बिकॉज इससे अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर ली जा सकती है। यानी कि जो आपका कार्टोसैट है ना, इसको आसमान की आँख भी कहते हैं, यानी कि आई इन द स्काई। क्यों कहते हैं इसको आसमान का आँख? क्योंकि इससे अंतरिक्ष से ही हम लोग जो है पूरा पृथ्वी का फोटो ले सकते हैं कार्टोसैट से। और इसका भी जो है वो 3 गो जनरेशन है। कार्टोसैट का भी कितना जनरेशन है? 3 गो है। पहला है कार्टोसैट 1 जो कि 2005 में आया था, लॉन्च किया गया था। फिर है कार्टोसैट 2, और 2 का भी सीरीज है, जैसे कि 2A 2B 2C D E F ऐसे करके। फिर आपका कार्टोसैट 3, और लेटेस्ट इसी को ही भेजा गया है, कार्टोसैट 3 को ही। और अब तक इस श्रृंखला के लगभग 9 गो जो उपग्रह है वो प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, यानी कि लॉन्च किए जा चुके हैं। यानी कार्टोसैट का ही देखिएगा तो आपका 9 गो जो है वो श्रृंखला भेजा गया है। और भी भेजा गया हो तो आप उसको लेटेस्ट को करंट को जो है डाटा यहाँ पे ऐड कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कार्टोसैट लेटेस्ट कौन सा भेजा गया है। और कार्टोसैट को हम लोग आसमान की आँख कहते हैं, इससे पूरा पृथ्वी का हम लोग फोटो ले सकते हैं। और इसका भी 3 गो जनरेशन है, कार्टोसैट 1 2 3 ऐसे करके। और कार्टोसैट 3 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कार्टोसैट 1 और 2 के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को कार्टोसैट 3 के बारे में पढ़ना है। और इससे पूरा वर्ल्ड का व्यू यानी कि पूरा विश्व को देखा जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि कार्टोसैट 3 का जो प्रक्षेपण है वो आपका 2019 में किया गया था। कब? तो 2019 में किया गया था कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण, यानी कि उसका लॉन्च। और यह तीसरी पीढ़ी का विशिष्ट भू परीक्षण उपग्रह है, यानी कि ये 3rd जनरेशन का देखिएगा कि विशिष्ट भू परीक्षण उपग्रह है, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। पूरे अर्थ पर इस पर जो है वो ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। और यह जो है वो आपका उच्च रिजोल्यूशन यानी कि हाई रिजोल्यूशन वाले चित्र सुदूर संवेदन के द्वारा भेज सकता है, यानी कि एकदम पूरा हाई पूरा इमेज भेज सकता है, एकदम हाई क्वालिटी का इमेज भेजेगा पूरा HD में, फुल HD में। HD मतलब क्या होता है? पूरा एकदम पूरा साफ सुथरा। तो एकदम HD क्वालिटी में ये फोटो भेजेगा पूरा पृथ्वी का। और इस उपग्रह का जो है ग्राउंड रिजोल्यूशन जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। तो इस उपग्रह का जो आपका ग्राउंड रिजोल्यूशन है वो आपका 25 सेंटीमीटर है, अर्थात यह 25 सेंटीमीटर तक आकार के वस्तुओं का चित्र पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले सकता है। तो इसका जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, तो 25 सेंटीमीटर इतना बड़ा हुआ। तो बोल रहा है कि पूरा पृथ्वी में, जैसे कि ना देखिए आप पृथ्वी के मतलब पूरा आसमान में जाइए, और आसमान में जाकर आप देखते होंगे कि जो आपका बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा पर्वत है, वो भी आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, आप उसको भी समझ नहीं पाइएगा, आप उसको भी पहचान नहीं पाइएगा। तो वैसे में ये जो है ना कार्टोसैट 3 सैटेलाइट, ये उतना ऊपर आसमान में होने के बावजूद भी 25 सेंटीमीटर का भी कोई वस्तु है उसको भी वो आसमान से पूरा पूरा एकदम पूरा अच्छे क्वालिटी में उसका इमेज दे देगा, और उसको आप पहचान लेगा, डिटेक्ट कर लेगा 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी। समझे ना? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस उपग्रह का यानी कि कार्टोसैट 3 जो सैटेलाइट है, इसका जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है वो आपका 25 सेंटीमीटर है, अर्थात यह 25 सेंटीमीटर तक के आकार वाले जितने भी वस्तु है, इसका ये चित्र पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी ले सकता है। और यह US वर्ल्ड व्यू से बेहतर है, जो आपका अमेरिका का भी जो वर्ल्ड व्यू है ना उससे भी बेहतर है, क्योंकि उसकी जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है वो मात्र 31 सेंटीमीटर है। अच्छा, नहीं, गलत हो गया तब। US का जो वर्ल्ड व्यू से बेहतर है क्योंकि उसकी ग्राउंड रिजोल्यूशन 31 सेंटीमीटर है। अब ये 31 सेंटीमीटर है कि नहीं है वो आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ सर तो ऐसे ही लिखवाए हैं,
नोट, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान कार्टोसैट 2C का प्रयोग किया गया था। जब आपका सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था ना, उस टाइम कार्टोसैट 2C का जो है वो प्रयोग किया गया था। समझ गया बात को? जी हाँ। तो कार्टोसैट 3 के बारे में आपको जानकारी मिल गया ना, ये क्या है क्या नहीं है। सो अब हम लोग कार्टोसैट का अनुप्रयोग यानी कि इसका जो है हम लोग एप्लीकेशन दिखते हैं, इसका यूज। तो बोला जा रहा है कि इसका पहला यूज है कि उपग्रह के द्वारा भेजे गए मानचित्रों का भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए इसका उपयोग, यानी कि GIS के लिए इसका उपयोग। इसके अलावा शहरी नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग के लिए इसका यूज हो सकता है। शहर नेटवर्क निगरानी करने के लिए, यानी कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है। GPS आपको क्या बतलाता है? ये बतलाता है ना, शहर नेटवर्क निगरानी। इसके अलावा तटीय भूमि का उपयोग और उसका विनियमन, उसका रेगुलेशन में भी इसका यूज हो सकता है। सैन्य अभियानों में जो भी सूचना है उसको सूचना हेतु भी इसका जो है वो प्रयोग हो सकता है, सैन्य अभियानों में भी। तो ये हो गया आपका कार्टोसैट के बारे में। तो कार्टोसैट के बारे में आपको जो है वो पूरा अच्छा से पता होना चाहिए, कार्टोसैट के बारे में पूरा डिटेल्स से, तभी जो है वो आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो आसान होगी। और कार्टोसैट का भी 3 गो सीरीज है, 1, 2, 3, लेकिन आपको 3 के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए डिटेल्स से। कार्टोसैट के बाद हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका रिसैट के बारे में। रिसैट यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट। रडार इमेजिंग सैटेलाइट बोला जाता है रिसैट को। तो बोला जा रहा है कि जो रिसैट है, रिसैट श्रृंखला के उपग्रह निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो भी रिसैट सीरीज का जितना भी सैटेलाइट है वो आपका निगरानी करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इनका उपयोग मुख्य रूप से खुफिया निगरानी हेतु भी किया जाता है। खुफिया अगर निगरानी रखना कहीं पर किसी क्षेत्र का, जैसे कि आपका हो गया पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, अगर इन सभी बॉर्डर का अगर आपको खुफिया निगरानी रखना है तो ऐसे में रिसैट जो श्रृंखला है वो आपका बहुत ही बेस्ट है सैटेलाइट। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि रणनीतिक निगरानियों के लिए जो भी स्ट्रैटेजिक निगरानी होता है उसके लिए भी भारतीय सेना को सूचनाएं देने के लिए भी इस श्रृंखला का जो है वो उपयोग काफ़ी ज़्यादा मददगार है। और इस श्रृंखला के 2 उपग्रहों का जो है वो प्रक्षेपण अभी तक किया जा चुका है। तो रिसैट जो है वो आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा, और आपका निगरानी रखने के लिए, पर्यवेक्षण रखने के लिए इसका यूज किया जाता है रिसैट। और इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से खुफिया निगरानी करने के लिए भी किया जाता है। और जो भी आपका रणनीतिक निगरानी है उसके द्वारा भारतीय सेना को जितना भी इंफॉर्मेशन देना है उसमें ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा मददगार है। और इस श्रृंखला का अभी तक हम लोग 2 को सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। पहला है रिसैट 1, इसका लॉन्चिंग यानी कि इसका जो प्रक्षेपण है वो आपका 2009 में किया गया था। और दूसरा है रिसैट 2BR1। तो रिसैट 2BR1 इसका जो है प्रक्षेपण दिसंबर 2019 में किया गया था। ठीक है। और ये उपग्रह खुफिया निगरानी, कृषि, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराएगा। तो ये जो आपका रिसैट 2BR1 है ये आपका दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये आपका खुफिया निगरानी तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये कृषि में, आपदा प्रबंधन में और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो आपका रिसैट सैटेलाइट जो है वो आपका मेनली जो है वो आपका मुख्य रूप से सैन्य अभियानों के लिए ही यूज किया जाता है ये सैटेलाइट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, समझ में आ ही गया है ये आपको। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका ओशियन सैट। और ये बोला जाता है कि ये मेनली ये ओशियन यानी कि समुद्रों की जो है वो महासागरों की निगरानी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बोला जाता है कि इस श्रृंखला में उपग्रह है ओशियन सैट 1 और ओशियन सैट 2, यानी कि इसका भी 2 गो श्रृंखला है, 2 गो सीरीज है। एक है आपका ओशियन सैट 1 और एक है आपका ओशियन सैट 2। समझ में आ गया। और इसका जो अनुप्रयोग यानी कि इसका जो यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि समुद्र में मत्स्यन क्षेत्रों का पता लगाना कि यहाँ कहाँ कहाँ पे आपका मत्स्यन क्षेत्र है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करना। इसके अलावा समुद्र के सतह के पवनों और जलवायु संबंधी आंकड़ों का जो है वो अध्ययन करना। तो समुद्र का सतह जो है कोस्टल रीजन है, वहाँ पे विंड का, वहाँ पे क्लाइमेट का जो भी डाटा है उसको स्टडी करना। इसके अलावा समुद्र में ऑक्सीजन की घुलनशीलता का पता लगाना, यानी कि समुद्र में कितना ऑक्सीजन घुल रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसकी घुलनशीलता में भी उसकी मतलब समुद्र में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को भी पता लगाना इसका काम है। इसके अलावा समुद्र में जो भी आपका गाद है तो कहाँ कहाँ पे जो है वो आपका गाद का यानी कि सेडिमेंटेशन का जमा हो गया है, इसका निरीक्षण करना, उसका जांच पड़ताल करना, ये भी जो है वो आपका ओशियन सैट 1 और 2 के द्वारा किया जा रहा है। इसका 2 गो सीरीजें है वो ओशियन सैट 1 और ओशियन सैट 2, जो कि मेनली समुद्रों की निगरानी करता है। तो अभी तक हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 3 गो देख चुके हैं। एक वो आपका कार्टोसैट, दूसरा है रिसैट, तीसरा है ओशियन सैट। समझ में आ गया। अब हम लोग को चौथा पढ़ना है
और चौथा जो है वो है आपका रिसोर्स साइट यानी कि संसाधन सैटेलाइट के लिए। तो रिसोर्स साइट तो बोला जा रहा है कि इसरो के द्वारा रिसोर्स सैटेलाइट 2A का प्रक्षेपण यानी कि इसका लॉन्चिंग 2016 में किया गया था। और ये जो रिसोर्स सैटेलाइट 2A है ये आपका भूमि का जो जल स्रोत है, इसके अलावा भूमिगत में जो खनिज है, इसके अलावा जितने भी संसाधन हैं, इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो एकत्रित करेगा, फिर कमांड सेंटर को दे देगा, भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिसोर्स सेट यानी कि आपका रिसोर्स कहाँ पे है उसको ये पता लगाएगा। और इसरो के द्वारा रिसोर्स साइट 2A इसका लॉन्च 2016 में किया गया था। और ये भूमि जल स्रोत को, भूमिगत खनिज को और जितने भी संसाधन है इत्यादि का पता लगाता है और ये कमांड सेंटर में भेज देता है। ठीक है। पांचवा सैटेलाइट है आपका रिमोट सेंसिंग, वो है आपका मेगाट्रॉपिक्स है। और बोला जा रहा है कि यह भारत में फ्रांस का संयुक्त मिशन है। तो ये भारत में फ्रांस का मतलब कि ये जो आपका मेगाट्रॉपिक्स है ये भारत और फ्रांस का दोनों का ज्वाइंट मिशन है। और इस उपग्रह का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका कर्क और मकर रेखा के बीच में, उसके बीच का जो क्षेत्र है तो मेघ बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, यानी कि जो बादल बनता है, यानी कि ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी को जो बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ये हो गया आपका 0 डिग्री। ऊपर में दिखते होंगे ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है पूरा। तो उत्तरी गोलार्ध में 27.5 डिग्री जो आपका रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर रे यानी कि कर्क रेखा। और नीचे में 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। तो ये हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मेघ बनने की प्रक्रिया यानी कि जो बादल बन रहा है तो उसके बारे में स्टडी करना है। यही हो गया आपका मेगाट्रॉपिक्स जो कि भारत और फ्रांस का दोनों का संयुक्त मिशन है। इसके बाद छठा नंबर पॉइंट आ गया आपका निसार। निसार के बारे में बोला जा रहा है कि ये आपका नासा और इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए NISAR NISAR। एन से हो जाएगा आपका नासा, आई से हो जाएगा आपका इसरो, एस से हो जाएगा आपका सिंथेटिक और ए से हो जाएगा आपका एपर्चर और आर से हो जाएगा रडार। समझे। तो ये निसार का जो है वो फुल फॉर्म हो गया। निसार का फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो बोला जा रहा है कि यह नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि ये नासा का और ये इसरो का दोनों का ज्वाइंट वेंचर है यानी कि उपक्रम है। और नासा कहाँ का है, अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ का है, जापान का है। और इसरो कहाँ का है, भारत का है। इस तरह का जितना भी अंतरिक्ष संस्थान है वो आपको पढ़ लेना है, पीटी के लिए भी काम देगा और आपको याद रखना है ये सभी। तो ये जो निसार है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये नासा और इसरो का दोनों का संयुक्त उपक्रम है। और इस उपग्रह को जटिल प्रक्रियाओं के अध्ययन हेतु इसका जो है वो लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो भी आपका जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स जो भी आपका प्रक्रिया है, मतलब कि प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी आपका प्रोसेस है इसका स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया यानी कि ये प्रक्षेपित किया गया है। जैसे कि मिट्टी की आर्द्रता का मापन करना, मिट्टी में कितना आर्द्रता है, ये बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है ना, इसको अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हिमनदों का मापन करना, इसके अलावा भूसंकलन की जो संभावना है इसको पता लगाना, और हिम संकलन यानी कि जो लैंडस्लाइड होता है इसके बारे में। इसके अलावा भूकंप हो गया, सुनामी हो गया इत्यादि की निगरानी करना और इससे संबंधित इसका जो जटिल प्रक्रिया है इसको अध्ययन करना, ये जो है वो निसार का ही काम है। समझ में आ गया ये लाइन आपको निसार के बारे में? जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना भी चाहिए। सातवां है आपका हाइसिस, ये भी आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और हाइसिस का फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेशन ये सैटेलाइट HYSIS। तो HY से हो गया आपका हाइपर, S से हो गया आपका स्पेक्ट्रल, I से हो जाएगा आपका इमेजिंग और S से हो जाएगा सैटेलाइट। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट ये है आपका हाइसिस का फुल फॉर्म। तो इसी में बोला जा रहा है कि हाइसिस का जो मुख्य उद्देश्य है
वो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है और साथ ही साथ यह पृथ्वी से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर भी लगभग 55 वर्ण क्रम को यानी कि कलर बैंड में ये विभेद कर सकता है, यानी पहचान सकता है। यानी कि हाइसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे? ये इसका एक ही मेन पर्पस है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है, पृथ्वी का जो सरफेस है इसको ये स्टडी करता है। और ये पृथ्वी से लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी एक दो कलर को नहीं, लगभग 55 गो वर्ण जो क्रम है यानी कि कलर का जो बैंड है इसको ये विभेद कर सकता है, उसको पहचान सकता है। बाप रे बाप। तो ऐसे में हाइसिस का अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे? तो पहला इसका अनुप्रयोग है कि वायुमंडलीय जो भी गतिविधि होती है उसको, साथ ही साथ जो भी आपका जलवायु परिवर्तन है इसको ये अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। इसके अलावा सीमा के पास जो भी गुप्त गतिविधियाँ हो रही है उन सभी गुप्त गतिविधियों का पता लगाने में इसका यूज हो रहा है। इसके अलावा कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, इसके अलावा तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करने में इसका यूज हो रहा है। तो कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करने में भी हाइसिस का उपयोग हो रहा है। खनिजों का खोजबीन करना, इसमें भी इसका यूज हो रहा है। तो एप्लीकेशन सभी का आप यूज कर सकते हो, एक दूसरे में ऐड कर सकते हो। तो अगर आप एक दो एप्लीकेशन याद कर लोगे ना अनुप्रयोग, तो सब जगह आप उसको ऐड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइसिस का अनुप्रयोग। और नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रकार, मतलब कि उसका एग्जाम्पल वो है आपका EOS। क्या है? EOS। और EOS को बोला जाता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और ये आपका EOS 01 भेजा गया था, जो कि कोविड के बाद यही जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसका जो लॉन्चिंग जो है यानी कि इसका जो प्रक्षेपण है वो आपका नवंबर 2020 में किया गया था। और यह एक प्रकार का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी कि रडार के माध्यम से इमेज को जो है वो जनरेट करता है, जो कि पृथ्वी की निगरानी का काम करेगा। तो EOS एक प्रकार का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी की निगरानी का जो है वो काम करता है। और इसका लॉन्चिंग कोविड के बाद नवंबर 2020 में किया गया था। अब देखिए EOS का अनुप्रयोग, सबका अनुप्रयोग एक जैसा होगा। जैसे कि भूमि और वन का मानचित्रण करना और उसका निगरानी करना, जल संसाधनों का मानचित्रण करना, मौसम और जलवायु की निगरानी करना, खनिज संसाधनों का मानचित्रण करना, ये सब इसका है। और EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है ना? और इससे भी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होगा वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर दीजिएगा। तो जो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो रिमोट सेंसिंग जितने भी सैटेलाइट है वो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसका कार्य प्रणाली क्या होता है, वो सारा हम लोग जो है वो क्लास नंबर 4 में पढ़े हुए हैं। और क्लास नंबर 6 में हम लोग रिमोट सेंसिंग जो भी आपका सैटेलाइट है उसका हम लोग अलग अलग सैटेलाइट के बारे में पढ़े हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो पहला हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा हम लोग भू परीक्षण यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, ये भी आपका पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो दो गो जो है वो हम लोग अलग अलग जो उपग्रह है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को तीसरे नंबर की ओर चलना है। और तीसरा क्या है आपका? तो तीसरा है आपका नेविगेशन सैटेलाइट, यानी कि नौवहन उपग्रह के बारे में पढ़ना है। और ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है, नौवहन उपग्रह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको ना बहुत सारा स्पेस एजेंसी जैसे बताए थे, USA का है नासा, रसिया का है रोसकोस्मोस, यूरोपीय संघ का है ESA, चाइना का है CNSA, भारत का है इसरो और जापान का है जाक्सा, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग देशों का जो नौवहन प्रणाली है, जैसे कि USA का है GPS, भारत का नहीं है, भारत का है नाविक, जापान का है कवासी जेनिथ और चीन का है वाइडू, यूरोपीय संघ का है गैलीलियो, रूस का है ग्लोनास, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नौवहन उपग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नौवहन उपग्रह जब आपका पता हो जाएगा तो नौवहन उपग्रह में आपका जो भारत का है IRNSS, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ये पढ़ना है। उसके बाद जो है वो आपका अंतरिक्ष सैटेलाइट जो है वो, यानी कि ये नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेविगेशन सैटेलाइट भी आपको पढ़ना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। और नेविगेशन सैटेलाइट का बेस्ट एग्जाम्पल है GPS, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और GPS जो है वो भारत का नहीं है, ये आपका अमेरिका का है। तो
नेविगेशन सैटेलाइट में हम लोगों को 3 चीज़ के बारे में जानना होता है। ये है एक आपका उपग्रह प्रणाली। तो उपग्रह प्रणाली ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये आपका स्पेस में रहता है, वहीं से ये जो है वो आपका मतलब कि ये कार्य करता है। रिसीवर जो कि आपका कमांड सेंटर कहलाता है, ये आपका पृथ्वी में रहता है। तो उपग्रह प्रणाली यानी कि उपग्रह कहाँ पे रहेगा, तो अंतरिक्ष में रहेगा। रिसीवर यानी कमांड सेंटर ये कहाँ रहेगा, पृथ्वी में रहेगा। उपयोगकर्ता, तो उपयोगकर्ता आपका मोबाइल में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, कहीं घर में है, कहीं घूम रहा है, कहीं भी है, तो ये आपका मूविंग है। यानी कि उपग्रह एक जगह फिक्स है अंतरिक्ष में, रिसीवर कमांड सेंटर भी एक जगह फिक्स है पृथ्वी में, और उपयोगकर्ता अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और यही तीनों जो है वो यही तीनों चाहिए नौवहन उपग्रह के लिए। तो नौवहन उपग्रह के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो है आपका उपग्रह प्रणाली का, दूसरा रिसीवर का, और तीसरा उपयोगकर्ता का। वरना रियल टाइम जो है वो डाटा नहीं मिलेगा। अगर ये तीनों चीज़ अगर नहीं रहेगा, तो तीनों चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग को रियल टाइम डाटा नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखिए अभी हम यहाँ पे है, 2 मिनट के बाद हम यहाँ से जो है वो 10 कदम आगे चले जाएंगे, तो ये आपका जो है वो जीपीएस में शो करने लगेगा। तो सैटेलाइट स्पेस में फिक्स है, कमांड सेंटर पृथ्वी में फिक्स है, लेकिन हम लोग मूव कर रहे हैं। गाड़ी चल रहा है, कार चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो मोबाइल चल रहा है कहने से मोबाइल लेके इधर उधर घूम रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं ना वो। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए नेविगेशन सैटेलाइट के लिए, वरना रियल टाइम डाटा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। जीपीएस का अर्थ होता है कि ये आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। और जीपीएस जो है वो आपका 32 तरह का जो सैटेलाइट है इसका ये संग्रह होता है। टोटल 32 तरह के सैटेलाइट का ये संग्रह है। 32 में देखिएगा कि 24 जो है वो आपका कार्यरत है, मतलब कि फंक्शनल है, और 8 जो है वो आपका रिजर्व है, ताकि अगर कोई ख़राब हो तो उसको इंस्टेंट रिप्लेस किया जा सके तुरंत। तो ये है। तो जीपीएस में 32 सैटेलाइट है, जिसमें 24 कार्यरत है और 8 रिजर्व है। और 8 रिजर्व है, अगर कोई भी ख़राब हो जाएगा तो उसको तुरंत इंस्टेंट जो है वो रिप्लेस किया जाता है। और जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये क्या देता है, तो ये आपका रियल टाइम डेटा देता है। तो ये रियल टाइम डेटा बतलाता है। अब हम लोग इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि में बोला जा रहा है कि यह वस्तुतः उपग्रह प्रणाली छोटी होती है। तो यानी कि ये जो आपका नेविगेशन सैटेलाइट है, ये आपका ये जो सैटेलाइट है बहुत ही मतलब कि अच्छा, ये वस्तुतः उपग्रह प्रणाली होती है। अच्छा सॉरी, यह वस्तुतः उपग्रह प्रणाली होती है जिसमें उपग्रहों का समूह होता है और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। तो ये जो है वो उपग्रह का प्रणाली होता है पूरा नेविगेशन सैटेलाइट, और इसमें उपग्रह का अगर देखिएगा 3 समूह होता है। 3 मतलब ये उपग्रहों का समूह होता है, और इसमें 3 प्रमुख इसके भाग होते हैं। पहला है आपका अंतरिक्ष सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल या फिर नियंत्रण सेगमेंट, और तीसरा है आपका यूजर सेगमेंट यानी कि उपयोगकर्ता। तो अंतरिक्ष सेगमेंट यानी कि इसके अंतर्गत उपग्रहों को नेटवर्क सम्मिलित किया जाता है। तो इसके जो आपका अंतरिक्ष सेगमेंट है, इसके अंतर्गत उपग्रहों का जो नेटवर्क है उसको शामिल किया जाता है। दूसरा है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण सेगमेंट, ये वस्तुतः पृथ्वी पर स्थित रिसीविंग सेंटर होता है। यानी कि पृथ्वी में जो भी रिसीविंग सेंटर है उसको हम लोग कंट्रोल या फिर नियंत्रण सेगमेंट कहते हैं। और ये होता है आपका यूजर सेगमेंट यानी कि उपयोगकर्ता। तो बोला जा रहा है कि या कोई मोबाइल उपकरण, कार इत्यादि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार भी ये चलता है ना जीपीएस के आधार पे, मोबाइल भी चलता है जीपीएस के आधार पे। तो देखते होंगे कि ये जो है आपका उपग्रह, नौवहन उपग्रह जो है वो उपग्रहों का समूह होता है, और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। अंतरिक्ष सेगमेंट जिसके अंतर्गत उपग्रहों का नेटवर्क शामिल होता है। दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, यह वस्तुतः पृथ्वी पर स्थित होता है, जो कि आपका रिसीविंग सेंटर है, रिसीविंग सेंटर या फिर रिसीविंग स्टेशन होता है। और यूजर सेगमेंट जो कि कोई मोबाइल उपकरण या कार या फिर कुछ भी हो सकता है। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका 3D त्रिविमीय यानी कि ट्रायलिटरेशन। तो ये आपका 3D ट्रायलिटरेशन त्रिविमीय जो है वो सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि 3 इसका सिद्धांत होता है। एक तो है आपका पोजीशनिंग, इसका जो पोजीशनिंग होता है वो 3 सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि 3D ट्रायलिटरेशन यानी कि त्रिविमीय सिद्धांत पे कार्य करता है। एक तो होगा आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, दूसरा होगा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, और तीसरा होगा एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, यानी कि तुंगता या फिर ऊंचाई। ये 3 इसमें काम करेगा। यानी कि आपका 3D ट्रायलिटरेशन यानी कि त्रिविमीय सिद्धांत पे ये कार्य करता है। पूरा नोट्स आपको रटना नहीं है, केवल आप इसका कीवर्ड याद कीजिए और इसके बारे में आप अपनी जो है वो अपनी समझ विकसित कीजिए, तो आपका जो है आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। बस ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
इसके बाद देखिए ये जो आपका जीपीएस है यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके बारे में देखना है क्या नहीं है, सो इसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले याद रखिएगा कि जीपीएस का जो विकास है वो सन 1970 ईस्वी के दशक में किया गया था, और ये आपका यूएस वायुसेना यानी कि अमेरिकी वायुसेना इसके लिए इसका जो है वो विकास किया गया था। तो जीपीएस का विकास 1970 के दशक में यूएस वायुसेना के लिए प्रारंभ किया गया था, और इसका विकास सैन्य उपयोगों के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। और इसका जो विकास है वो सैन्य उपयोग के लिए किया गया था, और वो भी अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। और सन 2000 ईस्वी में जीपीएस जो है वो वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए सुलभ हुआ था। तो 2000 के बाद ही देखिएगा, 2000 ईस्वी के बाद ही देखिएगा कि जो आपका जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो आपका वाणिज्यिक इस्तेमाल यानी कि कमर्शियल यूज के लिए इसका जो है वो यूज होने लगा। और जीपीएस प्रणाली जो है वो टोटल 24 गो उपग्रहों का एक नेटवर्क है, और जिसमें 24 गो जो उपग्रह है, सॉरी ये जो जीपीएस है वो आपका 32 गो उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जिसमें 24 गो उपग्रह कार्यरत है यानी कि फंक्शनल है, और 8 गो जो उपग्रह है वो आपातकालीन इस्तेमाल के लिए उसको रिजर्व करके रखा गया है। तो ये भी आपको जो है वो समझ में आ गया है। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो नौवहन उपग्रह में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रियल टाइम डाटा नहीं मिलेगा। एक वो आपका उपग्रह प्रणाली जो कि स्पेस में होगा, एक वो रिसीवर जो कि कमांड सेंटर पृथ्वी में होगा, और एक वो उपयोगकर्ता जो कि मोबाइल होगा, कार होगा, कुछ भी होगा, व्यक्ति होगा, सभी मूविंग है ये सभी। और इसमें बताया गया था ये तीनों चीज़ होना जरूरी है। साथ ही साथ ये आपका 3D ट्रायलिटरेशन यानी कि त्रिविमीय सिद्धांत पे कार्य करेगा, जिसमें आपका लैटिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, और आपका एल्टीट्यूड होगा। फिर जीपीएस का बारे में आपको बता दिया गया, फिर आपका जीपीएस कहाँ से है, कैसे कार्य करता है, इसका विकास कब हो आपको बता दिया गया है। अब हम लोग जीपीएस का अनुप्रयोग देखते हैं वो क्या क्या है। तो पहला इसका अनुप्रयोग है, इसका यूज है आपका मानचित्रण में, दूसरा है आपका परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, तीसरा है दूरसंचार और नेटवर्क सेवाओं में, चौथा है पर्यटन में, टूरिज्म में, और पांचवा है ट्रैफिक अध्ययन यानी कि जो भी ट्रैफिक है इसको भी पढ़ने में। और नवाचारों में देखिएगा नेक्स्ट अभी एक नया नया इनोवेशन हो रहा है, जैसे कि आपका ओला है, जोमेटो है, इत्यादि में भी ये सहायता कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये इनोवेशन है नवाचार में, जैसे कि ओला हो गया, जोमेटो हो गया, इत्यादि में भी ये चीज़ें जो है वो आपका यूज हो रही है। इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए जीपीएस के बारे में। और विभिन्न देशों के जो भी नौवहन प्रणालियाँ हैं यानी कि जो भी अलग अलग नेविगेशन सिस्टम है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अलग अलग देशों का। जैसे कि अमेरिका का है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भारत का नहीं है। रसिया का है आपका ग्लोनास, और यूरोपीय संघ का है आपका गैलीलियो। चीन का है वाइडू जो है वो चीन का नेविगेशन सिस्टम है यानी कि नौवहन प्रणाली है, यानी कि नौवहन सेटेलाइट भी बोल सकते हो, उपग्रह भी बोल सकते हो। भारत का है अपना, वो है आपका नाविक, जो कि अभी आपका कमर्शियल यूज के लिए हुआ भी नहीं है। जापान जो है, जापान का है आपका क्वासी जेनिथ है, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग अलग देशों का जो स्पेस एजेंसी है इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूएसए का है नासा, रसिया का है आपका रोसकोस्मोस, यूरोपीय संघ का है आपका ईएसए, चाइना का है सीएनएसए, भारत का है इसरो, और जापान का है जाक्सा। इन सभी के बारे में आपको जो है वो डिटेल से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया है। अब हम लोग भारत का जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है ना, उस नेविगेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारत का जो अपना है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, और तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। भारत का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो भारत का अपना जो नौवहन उपग्रह जो है इसका नाम है IRNSS। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह, ठीक है ना। और अमेरिका का है जीपीएस, जिसमें टोटल 32 गो सैटेलाइट का जो है वो कनेक्शन है, नेटवर्क है। लेकिन जो आपका IRNSS है भारत का, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसमें टोटल 7 गो सैटेलाइट का नेटवर्क है, जिसमें आपका देखिएगा कि 7 गो में 4 गो जो है वो आपका भूतुल्यकालिक कक्षा में है यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है 4 गो, और 3 गो जो है वो आपका भूस्थितिक कक्षा में है यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये शामिल किया गया है, स्थापित है। अब इसके बारे में क्या करके देखिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो IRNSS है, इसकी परियोजना की जो शुरुआत है वो सन 2006 में किया गया था। कब? 2006 में।
और इस नेटवर्क में कुल 7 गो उपग्रहों का यूज किया गया था। स्टार्टिंग में 7 गो था और अब ये टोटल 8 गो हो गया है, जिसमें भूस्थैतिक कक्षा में 3 गो और भू तुल्यकालिक कक्षा में 4 गो। स्टार्टिंग में 4 गो था, तो स्टार्टिंग में पहले इसमें 7 गो नेटवर्क था, अब जो है वो 8 गो हो गया है, जिसमें 3 गो भूस्थैतिक यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में था और 4 गो भू तुल्यकालिक कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में शामिल किया गया था। और इस नेटवर्क के द्वारा भारत तथा उसकी सीमा के लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको कवर किया जा सकता है। तो भारत का पूरा पूरा भारत इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा भारत और उसकी सीमा का जितना भी 1500 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको IRNSS में शामिल किया जा सकता है, मतलब उसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा। और IRNSS GPS की तरह ही काम करेगा, परंतु भारत के लगभग ये 1500 किलोमीटर के दायरे में ही काम करेगा। तो भारत का 1500 किलोमीटर के दायरे में काम करेगा, जबकि जो GPS है पूरे विश्व में काम करेगा, कुछ कुछ जगहों में छोड़कर, समझे ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि IRNSS परियोजना की जो शुरुआत है सन 2006 में किया गया था और इस नेटवर्क में कुल 7 गो उपग्रहों का यूज किया गया था, जिसमें अब कितना हो गया, 8 गो हो गया है। और इसमें बोला गया है कि 3 गो भूस्थैतिक कक्षा में और 4 गो सूर्य भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। और इस नेटवर्क के द्वारा भारत तथा उसकी सीमा का लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको कवर किया जाएगा। और IRNSS ये GPS की तरह ही काम करेगा, बट वो भारत के 1500 किलोमीटर के दायरे में ही काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना होगा कि जो आपका IRNSS है तो ये वास्तविक समय में 2 सेवाएं प्रदान करेगा, 2 गो सेवा प्रदान करेगा। कौन? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, 2 तरह का वो सर्विसेज देगा। पहला है आपका नागरिक उपयोग हेतु मानक पोजिशनिंग सेवा, यानी कि एक तरह से आपका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज देगा। किसके लिए? नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। और दूसरा है आपका प्रतिबंधित सेवाएं, जो केवल रणनीतिक क्षेत्रों को ही उपलब्ध होगी, जैसे कि सेना लोगों के लिए। देखिए ये जो आपका IRNSS है ये आपका 2 तरह का सर्विसेज प्रदान करेगा। एक तो नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए देगा, जिसमें आपका GPS जैसे कि आपका देता है, क्या देता है वो GPS देता है ना आपका ग्लोबल, यानी कि विश्व में पोजिशनिंग सिस्टम देता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसी तरह IRNSS ये जो है वो 2 तरह का सर्विस देगा। पहला तो आम नागरिकों के लिए मानक पोजिशनिंग सेवा बताएगा, यानी कि स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज देगा, सही समय बता देगा भारत के 1500 किलोमीटर के दायरे में। और दूसरा है कुछ कुछ प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी प्रदान करेगा, बट वो भारत के आम नागरिकों के लिए नहीं, वो केवल आर्मी के लिए यूज करवाएगा, जो कि केवल रणनीतिक क्षेत्रों को ही उपलब्ध होगा, केवल आर्मी उर्मी को ही। तो इसमें आप जो है वो कंप्लेन नहीं कीजिएगा, ये हमको जानकारी हमको कहीं नहीं दिया, आप क्या करोगे जानकारी लेकर, ठीक है ना। और एक आपका IRNSS है, यानी कि IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और एक आपका है नाविक। नाविक जो है वो नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टिलेशन है। तो नाविक क्या है? तो नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टिलेशन होता है उसका अर्थ। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लीजिएगा, नाविक के बारे में भी। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो आपका IRNSS है, IRNSS इसका अनुप्रयोग। तो पहला हो जाएगा इसका स्थलीय, समुद्री तथा हवाई नेविगेशन संबंधित सेवाएं जो है सेवाएं ये प्रदान करेगा, यानी कि स्थलीय, समुद्री और हवाई नेविगेशन संबंधित सेवाएं ये प्रदान करेगा। दूसरा, वाहनों की ट्रैकिंग और उसका प्रबंधन करने में ये सहायता देगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के साथ ये एकीकरण कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड रहेगा। इसके अलावा है सटीक समय के साथ ये ATM और पावर ग्रिड जैसी सेवाओं में भी ये सहायता प्रदान करेगा। मानचित्रण, भौगोलिक आंकड़ों का ये संग्रहण करेगा, आपदा प्रबंधन में ये सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा जो भी पर्वतारोही है, इसके अलावा जो भी पर्यटक है, इनको वो सटीक मार्ग जो है मार्ग की सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा, पर्वतारोहियों को और पर्यटकों को। इसके अलावा इसके कारण जो है वो नवाचार के कई सारे कार्यक्रम भी सफल हुए हैं। IRNSS इसका ये अनुप्रयोग है। इसके कारण दिखते होंगे ना, जैसे कि ओला हो गया, जैसे कि आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सभी सब आपका नया नया इनोवेशन इससे हो रहा है ना, इजाद। तो IRNSS एक तरह का GPS ही है, बट वो भारत का है और GPS अमेरिका का है। और ये IRNSS ये केवल भारत के 1500 किलोमीटर के दायरे में ही काम करेगा, जबकि GPS पूरे विश्व में काम करेगा, कुछ कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। ये हो गया यहाँ तक की बातें हम लोग। इसको आप एक दोबारा और रिवीजन कीजिएगा अपने स्तर पे, तभी ये याद होगा। इसको बार बार बोलेंगे कि कुछ समझ में क्या आएगा, ये रटने वाला ही चीज़ है ना, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट IRNSS का जो है महत्व देखते हैं। सबसे पहले महत्व इसका बताया जा रहा है कि IRNSS के विकास के साथ भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो जैसे ही भारत IRNSS डेवलप किया तो भारत भी जो है वो उन 5 देशों में शामिल हो गया जिसके पास अपना नौवहन उपग्रह है, नेविगेशन सैटेलाइट है। मीन्स डिपेंडेंसी अब नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी महत्व है, जैसे कि यह भारत की सामरिक आवश्यकताओं की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सामरिक आवश्यकताओं की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का नवाचारों को प्रोत्साहन देगा। तो ये भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, और नया नया जो नवाचार है इसको भी और भी ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा। 2019 से सरकार ने देश की सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए नाविक आधारित ट्रैकर अनिवार्य कर दिया है। तो 2019 में ही सरकार जो है गवर्नमेंट क्या किया, देश के जितने भी वाणिज्यिक वाहन है, वाणिज्यिक वाहन यानी कि कमर्शियल जितने भी व्हीकल है, उसके लिए नाविक आधारित ट्रैकर, नाविक आधारित ट्रैकर इसको वो मैंडेटरी कर दिया, यानी कि अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा भविष्य में इसके कवरेज को और भी ज़्यादा व्यापक किया जा सकता है। जैसे कि बोला जा रहा है कि सार्क देशों के साथ साझा करने की योजना अभी चल रही है, और इससे इस क्षेत्र के देशों में भारत को कूटनीतिक सद्भावना का भी लाभ होगा। सही बात है। तो ऐसे में भारत जो है वो आपका सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सभी क्या है, ये सभी के बारे में देखिएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत जो है वो सॉफ्ट पावर के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर कर आएगा। तो भविष्य में इसका कवरेज और बढ़ेगा, और कवरेज बढ़ेगा तो ऐसे में भी जो है ना सार्क देशों के साथ भी ये साझा करने की बात चल रही है। अगर सार्क देशों के साथ ये साझा करेगा अपना IRNSS, तो भारत भी जो है वो पूरे विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में उभर कर सामने आएगा, ठीक है ना। और सार्क में कौन कौन से देश शामिल है, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी शामिल है। और भी शामिल होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार सार्क के बारे में, ठीक है ना, हम पूरा भी कंफर्म नहीं है। तो IRNSS ये क्या था, ये इसका कार्य प्रणाली क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग किस किस क्षेत्रों में है, इसकी उपयोगिता, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। तो ये आपका जो है नौवहन उपग्रह भी लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ और भी पढ़ना है, वो है आपका गगन। गगन क्या है तो वो देख लीजिए, गगन के बारे में GAGAN, इसका फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए, गगन GAGAN, गगन के बारे में। जहाँ पे G का अर्थ होता है आपका GPS, और A का अर्थ होता है एडेड, फिर G का अर्थ होता है जियो, और A का अर्थ होता है आपका आर्ग्यूमेंटेड, और N का मतलब होता है नेविगेशन। तो गगन का पूरा फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो आर्ग्यूमेंटेड नेविगेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक एक करके देखते हैं। बोला जा रहा है कि इसरो प्लस AAI, इसमें 2 सैटेलाइट GSAT-8 को और GSAT-10 को इसमें जो है वो काम कर रहा है, और यही जो है वो आपका डाटा प्रदान कर रहा है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है वो गगन में आपका इसरो और आपका जो है वो AAI, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो AAI का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका इसरो के साथ, इसरो और AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों का ये एक तरह से जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। और इसमें जो है वो गगन में 2 तरह का सैटेलाइट काम कर रहा है। एक तो है आपका GSAT आपका क्या बताया था, ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, GSAT। पहले GSAT को, पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट को INSAT, फिर बाद में GSAT, बाद में फिर उसी को CM कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि CMS कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो गगन है ये आपका इसरो का, और गगन जो है वो आपका इसरो का प्लस AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों का जो है वो इसमें संयुक्त रूप से काम चल रहा है। और इसमें 2 तरह का सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है, GSAT-8 और GSAT-10, और यही दोनों जो है वही डाटा आपको प्रदान कर रहा है। और ये आपका ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, यानी कि ACT करता है। और बोला जा रहा है कि जो आपका गगन के बारे में बोला जा रहा है कि यह मुख्य रूप से हवाई जहाज़ों के कुशल नौवहन में ये सहायता प्रदान करता है। जो जितने भी आपके हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, उसके कुशल नौवहन में ये क्या करेगा, सहायता प्रदान करता है। और गगन उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है, और इसे इसरो तथा AAI के द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो गगन जो है वो पूरी तरीके से यातायात के लिए बनाया गया है, वो भी हवाई यातायात के लिए एक तरह से संचालन तंत्र है, जो कि इसरो और प्लस AAI के द्वारा विकसित किया गया है। समझ में आ गया ये बात आपको? जी हाँ।
अब हम लोग थोड़ा सा गगन का अनुप्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपका नेविगेशन सैटेलाइट भी कंप्लीट हो जाएगा। गगन का अनुप्रयोग तो बोला जा रहा है कि यह प्रणाली जमीनी उपकरणों के मदद के बिना विमानों को हवाई पट्टी पर सटीक लैंडिंग कराने में सक्षम है। यानी कि आप देखते होंगे ना, जब हम लोग ये लैंडिंग करवाते हैं एरोप्लेन का, तो नीचे में एक आदमी खड़ा होता है, वो बतलाते रहता है, मतलब कि वो झंडा लेकर बतलाते रहता है, एक गाड़ी चलता है उसी के डायरेक्शन में चलता है, ये सभी अभी यूज हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि जब गगन जब ये सैटेलाइट जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट जब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, तो ये प्रणाली फिर क्या करेगा, ज़मीनी उपकरणों के मदद के बिना ही विमानों को हवाई पट्टी पर सटीक लैंडिंग करने में ये सक्षम रहेगा, सटीक लैंडिंग कराने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा ये हवाई जहाज़ की ऊंचाई के सटीक आकलन करने में भी ये मदद करेगा। यानी हवाई जहाज़ का जो ऊंचाई है कितना है कितना नहीं है, वो सटीक आकलन करने में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम को कम करने में, या फिर उसको जो है वो काम को दबाव को कम करेगा। यानी कि एयर ट्रैफिक का जो काम है और उसका जो दबाव है उसको भी ये कम करेगा। इसके अलावा इस प्रणाली के द्वारा हवाई मार्गों के चयन से ईंधन की खपत को भी कम किया जा सकता है, कि आप किस डायरेक्शन से जाइएगा तो आपका जो है कम ईंधन यूज होगा, लंबे डायरेक्शन से, इधर से डायरेक्शन से, उधर से डायरेक्शन से, ऐसा। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये जो है वो आपका नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पे जाकर जो है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो नेविगेशन सैटेलाइट कंप्लीट। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहला हम लोग पढ़े हैं आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट। इसके अलावा दूसरा हम लोग पढ़े हैं आपका जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहते हैं, ये भी कंप्लीट। तीसरा हम लोग पढ़े हैं नेविगेशन सैटेलाइट, ये भी कंप्लीट। 3 गो सैटेलाइट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट के बारे में, जिसमें आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ना है, मंगलयान के बारे में पढ़ना है, गगनयान के बारे में पढ़ना है, और आदित्य L1 के बारे में पढ़ना है। ये सभी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको जो है वो जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है वो आपका अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को चंद्रयान 1, 2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और 3 के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है। आगे देखिए, नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो आपका चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 2, 3 मतलब सॉरी कहने मतलब जो आपका अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह जो है, इसको हम लोग कल क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज नहीं हो पाएगा, आज छोड़ दो, टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, बट इसको हम लोग कल की क्लास में रखेंगे। कल का क्लास जो है ना वो आपका लगभग 2 घंटे से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पैसेंस के साथ कल का क्लास भी देख लीजिएगा, कल का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। जिसमें हम लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण पूरा पढ़ना पड़ेगा, अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह, जिसमें हम लोगों को चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चंद्रयान 3 के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को मंगलयान के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका गगनयान के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। उसके बाद आदित्य L1 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका एस्ट्रोसैट जो भी है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह जो है वो आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोगों को लघु उपग्रह के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका सरल, स्वयं, सत्यभामा सैट, जुगनू, SRM सैटेलाइट, अनुसैट, इसके अलावा आपका यूनिटी सैट, इसके अलावा आज़ादी सैट, ये सभी पढ़ना है। और आपका फिर शैक्षणिक उपग्रह है, जैसे कि एडुसैट है, और भी कुछ है, उसको पढ़ना है। फिर जितने भी उपग्रहों के प्रकार थे कृत्रिम उपग्रह के, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी में हम लोग को जो है वो थोड़ा बहुत एंटी सैटेलाइट क्या है, एंटी सैटेलाइट जो मिशन है ये आपका पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद ये मिशन से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं वो सभी जानना है। उसके अलावा अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ है अभी तक, जैसे कि आपका बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 में हुआ। इसके अलावा देखिएगा कि आपका रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ 1968 में। इसके अलावा लाइबिलिटी कन्वेंशन हुआ 1972 में। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन हुआ 1976 में। इसके अलावा आपका मून एग्रीमेंट हुआ 1979 में, इसको जानना है। इसके अलावा आपको कैस्लर सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए। फिर कैस्लर सिंड्रोम के बारे में पता हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद आपको लास्ट में जो है वो इसरो संबंधित जितना भी वाणिज्यिक एजेंसियां हैं, जैसे कि आपका एंट्रिक्स, ये क्या है। इसके अलावा आपको एंट्रिक्स मतलब क्या है, एंट्रिक्स क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको NSIL, जिसको हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भारत के कुछ निजी स्टार्टअप भी है, जैसे कि दिंगतारा है, स्काई रूट है, तथिया है। इसके अलावा देखिएगा वेला ट्रक्स है, एरोस्पेस है, इन सभी के बारे में देखिएगा। और उसके बाद फिर जो है वो आपका अंतरिक्ष वाला जो है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का महत्व भी कुछ है,
उसको पढ़कर जो है ना वो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित अलग अलग जो केंद्र है, जैसे कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तिरुपति में है। तो ये सभी जो है कुछ कुछ फैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो कल की क्लास जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 घंटा का भी हो जाएगा, 2 घंटा प्लस भी हो जाएगा। तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो कल की क्लास हम लोग थोड़ा सा लंबा लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।